वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यशपाल जी द्वारा लिखित समय कहानी। यशपाल जी का जन्म सन 1903 तथा मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, ये जो समय कहानी है, इस समय कहानी में इस बात पर प्रकाश डाला है लेखक ने कि जो बच्चे बचपन में कभी माता पिता का साथ एक पल के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं, बाजार आदि जाते समय उनके साथ जाने की हट करते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में उनके माता पिता के साथ कहीं भी जाने से कतराते हैं। उस समय वे उनके लिए माता पिता नहीं होते, वरन केवल बुढ़े होते हैं और उनका साथ उनके लिए बोर करने वाला होता है। ये सब इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है। अब हम विस्तार से जानते हैं समय कहानी। समय कहानी प्रारंभ होती है कि एक बुजुर्ग हैं जो रिटायर हो गए हैं और जब वो नौकरी करते थे तो उनका मन करता था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताऊंगा। अब वो रिटायर होकर के अपने घर आ गए हैं। अब जब वो रिटायर होकर के अपने घर आ गए हैं, उसके बाद क्या होता है? ये जो कहानी है बच्चों, ये सभी के जीवन में कहीं ना कहीं आती है। जो नौकरी करते हैं वो भी रिटायर हो जाते हैं, उनके साथ भी जो है यही सब हो सकता है। और जो नहीं करते हैं वो भी एक दिन बूढ़े होंगे और उनको भी ये सब झेलना पड़ सकता है। और जो इस समय युवा हैं, जवान हैं, वो भी एक दिन बूढ़े होंगे और उनको भी इस दौर से गुजरना पड़ सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी सामाजिक स्थिति क्या होती है, उनके परिवार में उनकी स्थिति क्या होती है। तो बच्चों, जानते हैं, पढ़ते हैं समय कहानी। पापा की अवचेतना में रिटायर हो जाने के 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही चिंता सिर उठाने लगी थी। रिटायर हो जाने पर अवकाश का बोझ कैसे संभलेगा। अपनी इस चिंता का निराकरण करने के लिए प्राय ही कहने लगते, लोग बाग रिटायर होकर निरुत्साह क्यों हो जाते हैं। सोचिए, नौकरी करते समय अवकाश के दिनों की प्रतीक्षा की जाती है। जब दीर्घ श्रम पुरस्कार में पूर्ण अवकाश का अवसर आ जाए तो निरुत्साह होने का क्या कारण। इसे तो अपने श्रम का अर्जित फल मानकर उससे पूरा लाभ उठाना और संतोष पाना चाहिए। अभाव होगा या मुक्ति मिलेगी, केवल मजदूरी से, ड्यूटी की मजबूरी से, आराम और अपनी इच्छा से श्रम में तो कोई बाधा नहीं डालेगा। अध्ययन का मनचाहा अवसर होगा और पर आदेश से मुक्ति, इससे बड़ा संतोष दूसरा क्या होना चाहिए। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं पापा हैं और अब वो रिटायर होने वाले हैं, तो ये सब वो सोच रहे हैं। पापा के मन में बुढ़ापे और बुजुर्गों से, या कहिए बूढ़े और बुजुर्ग समझे जाने से सदा विरक्ति रही है। रिटायर होने पर वित्त मेहता के विचार से गर्मियों में पहाड़ जाना छोड़ दिया है। सर्विस के समय गर्मियों में महीने 2 महीने हिल स्टेशनों पर रह लेने का बहुत शौक था। प्रतिदिन नहीं, प्रतिवर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष अवश्य पहाड़ जाते थे। पहाड़ जाते तो चढ़ाइयों पर सुविधा से चढ़ सकने के लिए 1-2 छड़ियाँ जरूर लेते थे और हर वर्ष नई छड़ियाँ खरीदते। परंतु लखनऊ लौटने पर बाजार या शहर के लिए जाते समय छड़ी उनके हाथ में न रहती। कभी स्वास्थ्य का विचार आ जाता या शरीर पर मांस अधिक चढ़ने की आशंका होने लगती तो सुबह शाम तेज चाल से सैर आरंभ कर देते। प्रातः मुँह अंधेरे सैर के लिए जाते समय अम्मी के सुझाने पर कुत्तों या ढोर डंगरों से सावधानी के लिए छड़ी हाथ में होने पर भी उसे टेक कर न चलते थे। छड़ी को पुलिस या सैनिक अफसर की तरह वेतन के ढंग से हाथ में लिए रहते थे। छड़ी टेक कर चलना उनके विचार से बुढ़ापे या बुजुर्ग का चिन्ह था।
पापा का कायदा था कि संध्या समय टहलने के लिए अथवा शॉपिंग के लिए भी जाते तो केवल अम्मी को साथ ले जाते थे। बच्चों को साथ ले जाना उन्हें कम पसंद था। अन्य बच्चों की तरह हम लोगों को भी अम्मी पापा के साथ बाजार जाने की उत्सुकता बनी रहती थी। बाजार में हम बच्चे कोई भी चीज़ मांग लेते तो तनिक ठुनकने से ही मनचाही चीज़ मिल जाती थी। बाजार में पापा हम लोगों को डांटते धमकाते नहीं थे। उन्हें बाजार में तमाशा बनना पसंद नहीं था। बाजार में पापा हम लोगों को डांटते धमकाते नहीं थे। उन्हें बाजार में तमाशा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए अम्मी और पापा बाजार जाने के लिए तैयार हो जाने लगते तो हम लोगों को नौकर या आया के साथ इधर उधर टहला दिया जाता था। बच्चों को बाजार ले जाने की अनिच्छा में संभवतः पापा के बुजुर्ग न जान पड़ने की भावना भी अब चेतना में रहती होगी। पापा ने अवकाश प्राप्त हो जाने पर अवकाश के बोझ से बचने के लिए अच्छी खासी दिनचर्या बना ली है। अवकाश प्राप्ति से कुछ महीने पूर्व भी उन्होंने योजना बना ली थी कि शासन कार्य के 36 वर्ष के अनुभव और चिंतन के आधार पर एथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन का नैतिक पक्ष पर एक पुस्तक लिखेंगे। दोपहर से पूर्व और अपराह्न में कम से कम 2 घंटे इस विषय पर अध्ययन करते हैं अथवा नोट्स लिखते रहते हैं। पहले उन्हें काम के दबाव के कारण कम अवसर मिलता था, परंतु अब सप्ताह में 1-2 दिन निकट संबंधियों और इष्ट मित्रों की खोज खबर लेने में भी चले जाते हैं। अब किसी हद तक वे शॉपिंग भी करने लगे हैं। रसद और साग सब्जी की खरीद उनके बस की नहीं। वह काम पहले अम्मी करती थी और अब भी रिक्शा पर बैठकर स्वयं ही करती हैं। अलबत्ता हल्की फुल्की चीज़ें जैसे टूथब्रश, ब्लेड, सिगरेट, मोजे, रुमाल और दवा दारू की खरीद के लिए पापा संध्या के समय स्वयं हजरतगंज पैदल जाते हैं। कारण वास्तव में कुछ चलने फिरने का बहाना। पापा के स्वभाव और व्यवहार में कुछ और भी परिवर्तन आए हैं। पहले उन्हें अपनी पोशाक चुस्त रखने और व्यक्तिगत की बढ़िया चीज़ों का शौक रहता था। पोशाक के मामले में वो बिल्कुल बेपरवाह नहीं हो गए हैं, परंतु गत 3 वर्षों में जाड़े के आरंभ में अम्मी एक बार उनसे एक नया ऊनी सूट बनवा लेने का अनुरोध कर रही है। पापा पुराने कपड़ों को काफ़ी बताकर टाल देते हैं या टाल जाते हैं। यही बात जूतों के लिए मामले में भी है। अम्मी खींच कर कहती है, अपने लिए उन्हें जाने क्या कंजूसी हो गई है। बच्चों को पहाड़ पर या सैर के लिए बाहर भेज देंगे, उनके लिए कपड़ों की ज़रूरत भी दिखाई दे जाती है, अपने लिए कुछ नहीं। लगता है पापा अब अपने शौक और रुचियों को बच्चों द्वारा पूरा होते देखकर संतोष पाते हैं, मानो उन्होंने अपने व्यक्ति का न्यास बच्चों में कर लिया है। पापा के बच्चों को बाजार साथ न ले जाने के रवैये में भी परिवर्तन हो गया है। उनके रवैये में परिवर्तन का एक प्रकट कारण ये हो सकता है कि अम्मी अपने स्वास्थ्य के कारण पैदल चलने में कतराती हैं और हम लोग उंगली पकड़कर साथ चलने वाले बच्चे नहीं रह गए हैं। कभी पापा या अम्मी के साथ चलना होता है तो हमारे कंधे उनके बराबर या कुछ ऊंचे ही रहते हैं। पापा को आशंका नहीं है कि बच्चे बाजार में गुब्बारे वाले या आइसक्रीम वाले को देखकर हाथ फैलाकर ठुनकने लगेंगे। अब शायद अपने जवान स्वस्थ सुडौल बच्चों की संगति में उन्हें कुछ गर्व भी अनुभव होता होगा। इसीलिए संध्या समय हजरतगंज या बाजार जाते समय कभी मुझे, कभी मंटू बहन को, कभी गोगी को, कभी कजिन पुष्पा को ही साथ ले चलने का संकेत कर देते हैं। उनके साथ हजरतगंज जाने पर हम लोगों को चॉकलेट, टॉफ़ी या आइसक्रीम के लिए कहना भी नहीं पड़ता। पापा हजरतगंज का चक्कर पूरे करके स्वयं ही प्रस्ताव कर देते हैं, कहो क्या पसंद करोगे, कॉफ़ी या आइसक्रीम। हमारे समवयस्क साथी हम लोगों को बाजार, पार्क या रेस्तरां में पापा के साथ देखकर कभी कभी आंख दबाकर या किसी संकेत से हमारी स्थिति के प्रति विद्रूप या करुणा भाव प्रकट कर देते हैं। निसंदेह पापा की उपस्थिति में सभी प्रकार की हरकतें या बातें नहीं की जा सकती, परंतु उनकी संगति बोर या उबा देने वाली नहीं होती। वे अन्य अवकाश प्राप्त लोगों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार केवल अपनी नौकरी के अनुभवों, एडवेंचर, नवयुवक लड़के लड़कियों के लिए उपयुक्त विवाह संबंधों अथवा पुराने जमाने की सस्ती और आज की महंगाई की चर्चा नहीं करते। उनके मानसिक संपर्क और चिंताएं व्यक्तिक और पारिवारिक क्षेत्र में सिमट जाने के बजाय पढ़ने, सोचने का अधिक अवसर पाकर कुछ फैल ही गई है।
उनकी बातचीत में चुस्ती और हाजिर जवाबी कम नहीं हुई, बल्कि अपने को तटस्थ और अनासक्त समझ लेने से उनका तीखापन कुछ और बढ़ गया। परंतु हम लोग उनकी संगति के लिए बचपन के दिनों की तरह लालायित नहीं रह सकते। कारण यह है कि 18-20 पार कर लेने पर हम लोग भी अपना व्यक्तित्व अनुभव करने लगे हैं। हम लोगों की अपनी व्यक्तिगत रुझाने अपने काम अपने क्षेत्र में भी हो गए हैं और उनके आकर्षण और आवश्यकताएं भी रहती हैं। कभी कभी पापा की आवश्यकता और हमारी संगति के लिए उनकी इच्छा और हमारी आवश्यकताएं और आकर्षण में द्वंद्व की स्थिति का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। संध्या समय हम लोगों में से किसी न किसी को साथ ले जाने की इच्छा में पापा के दो प्रयोजन हो सकते हैं। एक प्रयोजन तो वे स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें बूढ़ों या बुजुर्गों की अपेक्षा नवयुवकों की संगति अधिक पसंद है। दूसरा कारण पापा प्रकट नहीं करना चाहते हैं। लगभग 1 वर्ष से उनकी नज़र पर आयु का प्रभाव अनुभव हो रहा है। अधिक देर तक पढ़ने लिखने से धुंधलापन अनुभव होने लगता है। विशेषकर सूर्यास्त के पश्चात यदि सड़क पर प्रकाश कम हो तो ठोकर खाकर खा जाते हैं और प्रकाश अधिक होने पर चकाचौंध से परेशानी अनुभव करते हैं। इसलिए संध्या समय बाहर जाते हैं तो हम लोगों में से किसी को साथ ले जाना चाहते हैं। पिछले जाड़ों की बात है, उस दिन डाक में आई पत्रिका में एक बहुत रोचक लेख पढ़ रहा था। पापा कमरे से अम्मी को संबोधन करती आवाज़ सुनाई दी, एक जगह गर्म पानी भिजवा देना, एक जगह जग गर्म पानी भिजवा देना। ये संकेत था कि दिन ढल गया है। पापा बाहर जाने की तैयारी आरंभ कर रहे हैं। तब ध्यान आया कि सूर्यास्त का समय हो जाने से कमरे में प्रकाश कर लेना चाहिए, परंतु यात्रा वर्णन समाप्त किए बिना पत्रिका हाथ से छूट नहीं रही थी। पापा की बाहर जाने की तैयारी अनेक घोषणाओं और पुकारों के साथ होती है ताकि सब जान जाएं कि वे बाहर जा रहे हैं और कोई उनके साथ हो ले। मैंने सुना तो परंतु मन जापान के उस यात्रा वर्णन में गहरा रमा हुआ था। पढ़ते पढ़ते ही पापा की बाहर जाने की तैयारी की आहटें कान में पड़ रही थी। आहट से अनुमान हो रहा था कि पापा बाहर जाने के लिए जूते पहन चुके होंगे, टाई बांध ली होगी। उनके कमरे से पुकार आई, कोई है हजरतगंज की सवारी? पापा की पुकार के स्वर से अनुमान हुआ कि उन्होंने ऊपर के कमरों की ओर मुंह करके पुकारा था। मेरे कमरे से अपनी तैयारी की कोई प्रतिक्रिया न सुनकर उन्होंने लड़कियों को पुकार लिया था। ऊपर से भी कोई उत्तर न आने पर पापा ने फिर पुकारा, है कोई चलने वाला? पापा की इस पुकार की प्रतिक्रिया में ऊपर पुष्पा दीदी के कमरे से सुनाई दिया, मंटू जाओ ना, पापा के साथ घूम आओ। मंटू ने अपने कमरे से पुष्पा दीदी को उत्तर दिया, तुम भी क्या दीदी, बोर बुड्ढों के साथ कौन बोर हो? मंटू ने अपने विचार में स्वर दबाकर उत्तर दिया था, परंतु उसकी बात पापा के समीप के कमरे में भी मैं सुन सकता था। पत्रिका आंखों के सामने से हट गई, नज़र पापा के कमरे में चली गई। पापा ने जरूर सुन लिया था। जान पड़ा वे कोट हैंगर से उतार कर पहनने जा रहे थे। कोट उनके हाथ में रह गया। चेहरे पर एक विचित्र विषण सी मुस्कान आ गई। कोट उसी के प्रकार हाथ में लिए कुर्सी पर बैठ गए, नज़र फर्श की ओर, परंतु चेहरे पर विषण मुस्कान। कई क्षण बिल्कुल निश्चल बैठे रहे, मानो किसी दूर की स्मृति में खो गए हों। मैंने दृष्टि पापा की ओर से हटा ली। नज़र मिल जाने से संकोच अथवा असुविधा का अनुभव करें। फिर पत्रिका उठा ली, परंतु पढ़ न पाया। अनुमान कर रहा था कि पापा क्या सोच रहे होंगे। सहसा स्मृति में बचपन की याद कौंध गई। तब हम लोग उनके साथ बाहर जाने के लिए कितने लालायित रहते थे। हमारी उस लालसा से उन्हें कभी कभी परेशानी भी अनुभव हो जाती थी। एक दिन की स्मृति आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। हम लोग अम्मी और पापा के साथ बाहर जाने की जिद करते तो पापा को अच्छा नहीं लगता था। अम्मी ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने का यह उपाय करती थी कि स्वयं बाहर जाने के लिए साड़ी बदलने से पहले हमें आया हुबिया या नौकर बहादुर के साथ कुछ समय के लिए बाहर भेज देती थी। हम लोगों के लौटने से पहले ही अम्मी और पापा बाहर जा चुके होते। एक दिन संध्या समय अम्मी ने हम दोनों को बुलाकर कहा, बच्चों, हुबिया साग सब्जी लेने चौराहे जा रही है, तुम लोग भी घूम आओ। उन्होंने हुबिया से भी कह दिया, देखो कुंजड़े के यहाँ ताजे नरम सिंगाड़े हों तो इन दोनों को दे देना। हम लोग हुबिया के साथ घर से 20-25 कदम गए। मंटू ने मुझे रोककर कहा, सुनो, अम्मी पापा के साथ बाजार जा रही हैं, हम भी उनके साथ बाजार जाएंगे। मंटू ने हुबिया को संबोधित किया, हुबिया हमारी सैंडल में कील लगा रहा है, हम दूसरी सैंडल पहनकर जाते हैं। हम दोनों की घर की ओर भाग आए।
मंटू का अनुमान ठीक था। हम लौटे तो ड्योढ़ी में पहुंचते ही अम्मी की पुकार सुनाई दी। जी आइए, मैं चल रही हूँ। अम्मी बाहर जाने के लिए साड़ी बदले जूड़े में पिन खोजती हुई आ रही थी। मंटू अम्मी की कमर से लिपट गई और डबडबाई आंखें अम्मी के मुंह की ओर उठाकर आंसू भरे स्वर में हिचक हिचक कर गिड़गिड़ाने लगी। अभी कभी बच्चों को भी तो साथ ले जाना चाहिए। तब तक पापा भी आ गए। उन्होंने पूछा क्या है। वे समझ गए, बोले अच्छा बच्चों, एकदम तैयार हो जाओ। अम्मी ने कहा आ मंटू, तेरी फ्राक बदल दूं। परंतु मंटू अपनी इस हरकत से इतना शर्मा गई थी कि दोनों हाथों में मुंह छिपाकर भाग गई। पापा और अम्मी के कई बार बुलाने पर भी नहीं आई। बात पापा के मन में लग गई, उस समय बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद से हफ्ते पखवाड़ में हम लोगों को भी बाजार ले जाने लगे थे। कभी कभी खाने की मेज पर हम लोगों के साथ बैठने पर उस दिन की घटना मंटू रो रो कर बच्चों को भी कभी कभी साथ ले जाने की दुहाई देने की बात सुनाने लगते और इसी प्रसंग से मंटू झेप जाती। आज पापा के साथ चलने के अनुरोध का उत्तर मंटू दे रही है कि बोर बुड्ढों के साथ बोर। पापा सहसा मानो दृढ़ निश्चय से कुर्सी से उठ खड़े हुए, कोट पहन लिया और अम्मी को संबोधन करके पुकारा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं तो कोई एक तो दो। एक छड़ी उठाकर मैंने अपने कमरे में रख ली थी। पापा को उत्तर दिया, एक तो यहाँ पड़ी है, चाहिए? छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है, पापा ने छड़ी की मूठ पर हाथ फेरकर कहा और छड़ी टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया। बच्चों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और इस कहानी का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहे स्वयं को कितना ही बदल डालें, किंतु वे बच्चों के द्वारा की गई अपनी उपेक्षा से बच नहीं पाते। बच्चों की ये उपेक्षा माता पिता को भीतर तक तोड़ देती है। यद्यपि वे अपनी उपेक्षा की पीड़ा को किसी से नहीं बताते, किंतु वे स्वयं को अकेला महसूस जरूर करते हैं। किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी के द्वारा कहानीकार बच्चों को ये संदेश देना चाहता है कि उन्होंने जीवन की सांध्य बेला में अपने माता पिता की उपेक्षा अथवा तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कहानीकार को ये अपना संदेश देने में पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बचपन में जो बच्चे अपने माता पिता के साथ रहने के लिए कितने लालायित होते हैं, कहीं साथ जाने के लिए लालायित होते हैं और जिद करते हैं, लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही माँ बाप उनको जो है पसंद नहीं आते हैं। वो उन्हें अपने माँ बाप के साथ जाने में, बात करने में बोरियत लगती है या कहीं जाने में भी शर्म महसूस होती है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार यही संदेश देते हैं कि ये जो माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं, जिनके साथ चलने में आपको बोरियत होती है ना, ये भी एक दिन आपकी बहुत ही बड़ी ज़रूरत थे। जब आप छोटे थे तब आप हमेशा इन माता पिता के साथ लगे रहते थे, लेकिन आज आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो अब आप इनकी उपेक्षा नहीं करिए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए बहुत अधिक जो है सपने देखे हैं। बहुत अधिक, आप माता पिता से अधिक कोई भी जो है आपके लिए दुआ नहीं कर सकता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि अगर ईश्वर को मुझे कुछ देना है तो मेरे माता पिता की दुआएं कबूल कर मुझे सब कुछ मिल जाएगा। बच्चों, इस कहानी के अभ्यास प्रश्न में इस प्रकार से आते हैं कि समय कहानी का कथानक संक्षेप में लिखिए। इसका कथानक हम अगली वीडियो में जानेंगे, यानी जो कथानक का अर्थ होता है जो सारांश। और दूसरा प्रश्न आता है यशपाल की समय कहानी कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। बच्चों, किसी भी कहानी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो कहानी पूछी जाती है, दूसरा प्रश्न कहानी का सारांश पूछा जाता है और जो तीसरा पूछा जाता है कहानी की या कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। और एक प्रश्न और आता है जो इसमें मुख्य पात्र हैं पापा, उनका चरित्रण। ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको इस कहानी के माध्यम से कोई सीख जरूर मिली होगी, और अगर मिली है तो इस वीडियो को जो है अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए,
ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपकी वीडियो चल रही है, अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको प्रेस करिए, साथ में जो घंटी है उसको भी दबाइए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।